वेलकम टू क्लास 11 इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये है आपका सब्जेक्ट। तो इसमें ये आज हम बताने वाले हैं रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, इसको हम लोग समझेंगे आज। और ये समझेंगे कि इसको कब लिया जाता है। पहली बात तो व्हेन द रिसर्चर फाइंड्स दैट सर्वे ऑफ द होल पॉपुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, देन ही सी मे डिसाइड टू सिलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। तो जिस समय रिसर्चर को लगता है कि पूरे पॉपुलेशन का से डेटा लेना संभव नहीं है, सबके पास जाना संभव नहीं है, तो वो एक सैम्पल चूज़ करता है। तो उसको रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब ये सैम्पल समझ सकते हैं कि कुछ यूनिट्स हम लोग ले लें एंटायर पॉपुलेशन से, लेकिन इसको ये रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, ये हम कब कहेंगे, किस तरह का सैम्पल को हम लोग कहेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है। तो क्या खूनी होनी चाहिए इसमें, क्वालिटी ऑफ ए गुड और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। तो एक अगर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है, उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हम कहें कि हाँ ये एक अच्छी सैम्पल है या रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है। एक, जनरली स्मॉलर देन द पॉपुलेशन। एक बात तो ये होना चाहिए कि मेन पॉपुलेशन से ये छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे यूनिट ले लें, 100 में से 90 हम ले लें, तो ऐसा तो ठीक है, उससे छोटा हुआ, लेकिन एक रिजनेबल साइज का होना चाहिए, छोटा उससे। एक तो ये गुण होनी चाहिए उसमें। दूसरा, कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। उस सैम्पल में ये कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि उसमें रीजनेबली एक्यूरेट, मतलब 100% एक्यूरेट तो संभव नहीं है, तो बहुत उचित मात्रा में हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिसको हम लोग कहें कि हाँ करीब करीब सही है। 100% देखिए पॉसिबल नहीं होता है। फिर है मच लोअर कॉस्ट एट शॉर्टर टाइम। तो कम खर्चा होना चाहिए उसमें, कम समय में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए तो फिर क्यों हम सैंपल करें। तो ये होना चाहिए, ये बातें इसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में होनी चाहिए। तो देखिए इसका एक नमूना सामने है। ये जैसे मान लीजिए आपका पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन देख रहे हैं हम, इसमें 20 जो है ये कच्चा घर है और 20 पक्का घर है। ये कच्चा है, ये पक्का है, इस तरह का। तो ये मेन आपका पॉपुलेशन है मान लीजिए। अब इसमें से सैंपल चूज़ करना है, तो एक ये सैंपल चूज़ किया गया है, ये देखिए। अब इसमें उसमें तो पॉपुलेशन में 40 था, लेकिन यहाँ उससे कम लिया गया, तो ये कितना है, 10 है। अब इसमें देखिए 5 जो है पक्का है और 5 जो है कच्चा है। तो इससे अगर हम कहें कि 50%, यहाँ पे पॉपुलेशन में 40 में 20-20 था, तो 20 पर आधा 50% जो है पक्का हाउस कह सकते हैं और 50% हम कच्चा हाउस कह सकते हैं, अगर हम पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन लिया होता। और यहाँ भी देखिए अगर हम लेते हैं तो 10 में से 5 पक्का है और 5 कच्चा है, तो वही बात कहेंगे कि 50% जो है कच्चा घर है और 50% जो पक्का घर है। तो देखिए एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ गया। जो चीज़ हमें इस मेन पॉपुलेशन से मिलता वही ये भी दे रहा है। हालांकि इतना एक्यूरेट तो होता नहीं है, फिर भी एक एग्जांपल के तौर से ले रहे हैं कि पूरे की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा, इसी में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। और ये भी एक सैम्पल है, आदमी ये भी चूज़ कर सकता है, ज़रूरी नहीं किसी तरह का चूज़ करे। अब इसमें देखिए 2 है पक्का और 8 ये कच्चा है। तो कोई अगर इसमें से देख के कंक्लूज़न ड्रॉ करे तो 10 में 2 मतलब 20% ही पक्का हाउस है और 80% जो है, 10 में 8 है तो 80% जो कच्चा घर है। तो उसको ऐसा लगेगा कि हालांकि पॉपुलेशन में तो बराबर है दोनों का हिस्सा, लेकिन वो तो ये कहेगा कि कच्चा घर ही ज़्यादा है, पक्का घर की संख्या बहुत कम है। इस कंक्लूजन पे वो आ जाएगा, जो कि मिसलीडिंग है। सही स्थिति अगर इस तरह का सैंपल उसको मिला होता
तो उसको सही स्थिति मिलती बगैर सब घर में जानकारी लिए। तो इस तरह का सैंपल को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा एग्जैक्ट मिलना तो संभव नहीं है, ये बात भी है कि आपको कोई भी सैंपल ऐसा नहीं होगा कि 100% करेक्ट होगा, लेकिन काफ़ी हद तक करेक्ट हो, ये होता है। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब जैसे एग्जिट पोल होता है, आपको मालूम है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जिस दिन इलेक्शन होता है टीवी में तुरंत आ जाते हैं एग्जिट पोल, एक्चुअल गिनती के पहले ही, और काफ़ी हद तक सही भी बैठ जाता है या कुछ किसी का बैठता है, किसी का नहीं बैठता। आप कई चैनल देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी चैनल में जो एग्जिट पोल का रिज़ल्ट था वो काफ़ी रियलिटी के करीब है। 100% तो किसी का नहीं मिलता है, लेकिन कुछ का है ज़्यादा मिल जाता है, किसी का कम मिलता है। उसका रीज़न क्या है? एक तो एग्जिट पोल होता क्या है, जिस समय इलेक्शन वोट देने के बाद लोग निकलते हैं, कुछ लोगों से ओपिनियन लिया जाता है, वोटिंग बॉक्स टाइप का लेते होंगे, उसमें उनका ओपिनियन ले लेते हैं। तो उस पे बेसिस पे वो लोग कहते हैं कि ये कैंडिडेट जीत रहा है, ये नहीं जीत रहा है, जो भी है। तो ये कैसे करते हैं? अब उनमें क्या कमी होती है कि कुछ चैनल में जो है रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं दे पाते हैं एक्यूरेट, कोई ज़्यादा दे देता है। उसका रीज़न वही है कि जिसकी चॉइस जो है ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा, चॉइस ऑफ सैम्पल, तो उनका रिज़ल्ट जो है ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये एक रीज़न होता है। तो इसको पढ़ देते हैं। तो लिखा है, You must have seen that when an election takes place, their television networks provide election coverage. They also try to predict the results. This is done through exit polls, wherein a random sample of voters who exit the polling booths are asked whom they voted for. From the data of the sample of voters, the prediction is made. You might have noticed that exit polls do not always predict correctly. Why? तो यही कहा कि हमेशा करेक्ट नहीं होता है। उसका रीज़न हमने बता दिया कि जिन्होंने उसको चूज़ किया था उनका सैम्पल अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा होगा तो ये बात आएगी। तो ये होता है आपका एग्जिट पोल। अगर उनका सैम्पल जो है रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा तो डेफिनेटली उनका जो कंक्लूजन है मोर एक्यूरेट होता। अब ये सब जो हमने कहा ये आपके NCERT बुक्स के इन पेजेस में अवेलेबल है। ये पेज नंबर 16 है, देख रहे हैं इसको? पेज नंबर 16 में आप NCERT बुक्स में अगर जाएंगे तो यहाँ रैंडम सैम्पलिंग के बारे में ये दिया है, और यहाँ देखिए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल के बारे में दिया है। इसको आप लोग देख सकते हैं, जो बात हमने आपको समझाया। The government wants to determine the impact of a rise in petrol price on the household budget of a particular locality. For this, a representative sample, random sample जिसको कहते हैं, 30 households has been taken and studied. The names of 300 households of that area are written on paper and mixed. Then 30 names to be interviewed are selected one by one. तो 300 घर में से इस तरह से 30 लिया गया है, उनको सिलेक्ट किया गया और उनका इंटरव्यू लिया गया। इन रैंडम सैम्पलिंग एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये एक बात होता है रैंडम सैम्पलिंग में। क्या बात होती है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस, सबको बराबर संभावना होता है कि उसका नाम आ जाए सिलेक्शन में। तो आप जानबूझकर नहीं करते हैं, कि इस तरह से करते हैं कि सबको इक्वल चांस मिले। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, ये जो हमने डायग्राम समझाया था वो यहाँ पे दिया है, तो इसको समझाया गया है। और ये यहाँ पे एग्जिट पोल के बारे में भी बताया गया, जो आपको हमने बताया स्लाइड इसमें। तो ये इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे क्लास में नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये एक बात बता दें, ये सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, इसको सिलेबस में से इस बार हटा दिया गया है, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा।
इसी के साथ ये क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।